हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित एंड वेलकम टू माय चैनल ऑटोमेट रोहित। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपोलॉजीज़ फॉर द डिले, क्योंकि काफ़ी महीनों के बाद आज चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ चीज़ों की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। एडिटिंग का तो चलो ठीक है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और वीडियो में बढ़ते आगे, तो आज का जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो मेरी बलिनो ज़ीटा 2021 का ओनरशिप एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रखूँगा। तो चलिए बढ़ते आगे। अगर आपने इसका वॉक अराउंड वीडियो नहीं देखा है चैनल पे, तो प्लीज़ आप जाके वॉक अराउंड वीडियो देख लीजिए और उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। और बाकी की सारी वीडियोस भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ आप अपना रिस्पांस देते रहिए सारी चीज़ों को, ताकि हमें भी चैनल ग्रो करने के लिए कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरी बलिनो ज़ीटा मैनुअल है, 2021 जुलाई 2021 का मॉडल। और अभी अभी इसको लेके 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो 6 महीने के बाद मैंने सोचा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी कुछ चीज़ें समझने में उसका हेल्प हो जाएगी और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं उसके रिगार्डिंग, जो कुछ भी रहेगा। तो जब मैंने ये कार परचेज़ की थी, तब इसके साथ में मैंने 2 और गाड़ियाँ मेरी लिस्ट में रखी थी, जो इसकी काफ़ी तगड़ी कंपटीटर्स है। एक तो टाटा अल्ट्रॉज़ हो गई, और उसके बाद Hyundai i20। Hyundai i20 का जो नया वाला मॉडल है, वो तो कुछ महीने पहले ही शोरूम्स में अवेलेबल हुआ था। बट मुझे पर्सनली उसके लुक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और इसकी वजह से मैंने वो मेरी लिस्ट से बाहर कर दिया था। और बलिनो की अगर बात करें, तो इसके लुक्स और डिज़ाइन जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। और अल्ट्रॉस का भी सेम, अल्ट्रॉस का भी डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन उतना वो मुझे अपीलिंग लगा नहीं। बलिनो मुझे ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो ये मैंने फाइनलाइज़ कर लिया था। लुक्स और डिज़ाइन की मैंने जिससे बात की कि बलिनो के लुक्स मुझे ज़्यादा पसंद आए थे अल्ट्रॉज और i20 से। अगर देखा जाए तो बलिनो को मार्केट में आके लगभग 6-7 साल अब तक हो चुके हैं, और तब से लेके अब तक उन्होंने डिज़ाइन में कुछ मेजर चेंजेस किए नहीं वैसे भी। और जो भी फेसलिफ्ट अभी आया था, मतलब ये जो मेरा मॉडल है, तो इसमें भी नोटिसेबल चेंजेस थे, लेकिन बहुत ही वो ऐसे अपीलिंग चेंजेस उसमें उन्होंने किए नहीं थे। फिर भी इंडियन मार्केट में इसको अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, और ये वन ऑफ दी मोस्ट सेलिंग कार्स में से एक है बलिनो अभी भी। और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि स्पेस वगैरह जो ऑफ़र हो रही थी गाड़ी के अंदर, वो भी बलिनो में ज़्यादा हो रही थी। मेरी हाइट जो है वो 6.3 है, मतलब अच्छी खासी मेरी हाइट है। तो ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद जो हेडरूम और लेग रूम मिल रहा था मुझे, और जो ड्राइविंग पोस्चर आ रहा था, वो बलिनो में थोड़ा मुझे बेटर लग रहा था। तो इसकी वजह से मैंने वो भी एक चीज़, मतलब एक पॉइंट बलिनो की साइड में ऐड हो गया। और स्पेस की अगर बात करें फिर से, तो बलिनो और i20 में स्पेस मुझे अच्छी मिल रही थी, लेकिन सबसे बेटर बलिनो में स्पेस मिल रही थी। और अल्ट्रॉस में स्पेस उतनी ज़्यादा मिल नहीं रही थी, और हेडरूम भी जो था, हेडरूम भी बहुत ही मुझे पर्सनली बहुत कम लगा हेडरूम अल्ट्रॉस में। तो इसलिए मैंने अल्ट्रॉस भी लिस्ट में से मेरी बाहर कर दी थी। इंजन स्पेसिफिकेशन की और इंजन फिगर्स की अगर बात करें, तो उस पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड एंथुसियास्ट नहीं हूँ, और मुझे बहुत तेज़ गाड़ी चलाना वैसे भी पसंद है नहीं। और जो इंजन स्पेसिफिकेशंस मुझे मिल रही थी बलिनो के साथ में, माइलेज वगैरह ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, तो ये इंजन स्पेसिफिकेशंस बलिनो के मुझे मोर देन सफिशिएंट लगे। इसलिए मैंने वो थोड़ा साइड में रख दिया था, इंजन स्पेसिफिकेशंस वाला सेगमेंट, और बाकी चीज़ों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस गाड़ी को लेके मुझे करीब 6 महीने अब हो चुके हैं, और 6 महीने अगर आप देखें, 6 महीने में तो 7,600 किलोमीटर अब तक गाड़ी मेरी घूम चुकी है, जो कि डिसेंट रीडिंग है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और मैं अक्सर मेरी फैमिली के साथ ही ट्रैवल करता हूँ, और उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल फैमिली के साथ होता नहीं है, तो उसकी वजह से उतना बहुत ज़्यादा रनिंग गाड़ी का वैसे है नहीं अब तक का। माइलेज की अगर बात करें, तो यहाँ पे MID पे आप देख सकते हैं कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है वो 18.8 kmpl अब दिखा रहा है। लेकिन ये वेरी करता है, बिकॉज़ जो एक्चुअल माइलेज मैं कैलकुलेट करता हूँ हर बार,
और जो MID में दिखाता है उसमें करीब करीब 2 या 3 किलोमीटर, शायद उससे ज़्यादा 3-4 किलोमीटर का उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे और भी दोस्त हैं जिनके पास मारुति की गाड़ियाँ हैं, बलिनो भी है, और ये सेम MID उन्हें वो गाड़ियों में भी है। तो उनके भी मैंने कुछ व्यूज़ जाने हैं, और उनका भी यही ओपिनियन रहा है कि जो MID में माइलेज दिखाता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, और एक्चुअल माइलेज जो गाड़ी निकाल के देती है वो उससे मैच नहीं करता है। तो अगर जैसे कि अभी 18.8 kmpl हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हम मान सकते हैं कि 16 के अराउंड गाड़ी अभी माइलेज दे रही है। बिकॉज अभी मैं कच्चे रास्तों पे से ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहा हूँ गाड़ी चला के, और गियर शिफ्टिंग भी बहुत फ्रीक्वेंट होता है, तो उसकी वजह से हम इसको 16 के करीब करीब मान के चल सकते हैं। और अगर मैं मेरा व्यू अगर बताऊँ माइलेज के बारे में, तो ये मेरी सिंगल हैंडेड गाड़ी है, मतलब मैं अकेला इस गाड़ी को चलाता हूँ। तो हाईवेज पे अगर हाईवे की अगर बात करें तो करीब करीब 20-21 की माइलेज में इस पे निकाल लेता हूँ, अगर आप 90-100 तक ट्रैवल स्पीड कांस्टेंट रखते हैं। और अगर उससे ऊपर आप जाते हैं, जैसे 120-130 अगर आप क्रॉस करके जाते हैं, तो माइलेज आपकी ड्रॉप डाउन होके आ जाती है सीधा 17-18 पे। तो ये एक चीज़ है। और अगर सिटी की अगर बात करें, सिटी में वैसे बहुत ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया है नहीं वैसे, तो सिटी की अगर बात एक दो ही ट्रिप मेरी सिटी में हुई है अब तक, तो सिटी में भी 15-16 तक ये दे देती है माइलेज। 17 हम लोग कंसिडर कर सकते हैं सिटी का माइलेज इसका। तो इकोनॉमिकली अगर देखें तो माइलेज वगैरह ये सारी चीज़ें भी बाकी Hyundai और टाटा की कंपैरिजन में मारुति अच्छी ऑफर कर देती है फ्यूल इकोनॉमी। तो ये भी एक रीज़न था कि मारुति की कार मुझे परचेज़ करनी थी। तो अभी आगे बढ़ते गाड़ी की इंटीरियर की तरफ। एज अ ओनर मुझे इसका इंटीरियर कैसे अब तक फील हुआ है, कैसा फील गाड़ी में बैठने के बाद आता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जैसे कि एक्सटीरियर में और डिज़ाइन में मैंने आपको पहले बताया कि मारुति ने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हुए, मेजर चेंजेस। तो सेम चीज़ इंटीरियर के बारे में भी इन्होंने फॉलो की हुई है। इंटीरियर एक्सटीरियर में तो भी कुछ तो भी फेसलिफ्ट में चेंजेस इसमें दिखाई दिए थे, लेकिन इंटीरियर में तो कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो फर्स्ट जनरेशन गाड़ी का था उसमें जो इंटीरियर था वही सेम इसमें अभी भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन फिर भी इंडियन कस्टमर्स इसको पसंद कर रहे हैं, और अभी भी ये गाड़ी जो है ये अच्छी खासी चॉइस इंडियन कस्टमर्स की बनी हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ है। लेकिन इंटीरियर जो है इसका वो भले ही थोड़ा पुराना हो, लेकिन बहुत ही ऐसे आउटडेटेड लगता है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। आपको गाड़ी के अंदर बैठने के बाद एक प्रीमियम सी फीलिंग ही ये देता है, और आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि इंटीरियर थोड़ा पुराना हो गया या ऐसे कुछ। अगर अल्ट्रॉज और i20 की अगर बात करें, तो ऑब्वियसली उन दोनों का भी इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिया हुआ है, और बलिनो से उसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगता है। गाड़ी में बैठने के बाद आपको फील आता है कि आप एक प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी में आप बैठे हुए हैं। इस लेवल का इंटीरियर उसमें अल्ट्रॉज में और i20 में दिया गया है। बट फिर भी बाकी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ये एक चीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करनी पड़ी इंटीरियर की। बट आई एम ओके विद दैट। सो मैंने वो भी चीज़ थोड़ी इग्नोर करके इसको परचेज़ करने का डिसीजन बनाया था। उसके बाद अगर चले तो ट्रांसमिशन की हम बात कर लेंगे। ट्रांसमिशन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिशन स्मूथ है, और जो गियर शिफ्टिंग होता है वो मतलब आपको कहीं से भी ऐसे फील नहीं होगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्श है, या कहीं आपको ज़्यादा गियर शिफ्टिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा थोड़ा पुश करना पड़ रहा है गियर नॉब को। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट इसका ट्रांसमिशन है, और ये बहुत ही अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है जब आप ड्राइव करते हो। और जब आप ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं और जब आपको फ्रीक्वेंटली गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तब तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इवन विद अ सिंगल फिंगर आप इसको गियर शिफ्ट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा स्मूथ ये ट्रांसमिशन गियर शिफ्टिंग इसका है। तो अब बात करते हैं कि इन 6 मंथ्स में एज अ ओनर मुझे क्या क्या दिक्कतें इसके साथ फेस करनी पड़ी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ इसके साथ मैंने फेस किए या नहीं, और अगर किए तो कैसे वो रिजॉल्व हुए। सर्विस सेंटर से नेक्सा वालों से क्या मुझे रिस्पॉन्स था, उन्होंने कैसे कोऑपरेट किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा।
तो मेजर मुझे कुछ भी दिक्कतें इन 6 महीनों में वैसे इसके साथ फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि नई गाड़ी है, नई गाड़ी में वैसे भी दिक्कतें कमी आती है। 6 महीने में गाड़ी में क्या ही दिक्कतें आएंगी। तो वो मतलब क्या वैसे बताने के लिए कुछ अभी है नहीं, लेकिन एसी के साथ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। एक गाड़ी लेने के बाद 3-4 महीने के बाद मुझे एसी में थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि एसी कूलिंग नहीं कर रहा था। और जब मैंने सर्विस सेंटर वालों से इसके रिगार्डिंग बात की, नेक्सा वालों से, तो उन्होंने बताया कि जो गाड़ी का ग्लव बॉक्स होता है, यहाँ पे ग्लव बॉक्स के यहाँ पे एक एयर फिल्टर होता है, जो बाहर का एयर फ्लो जो है वो फिल्टर करके गाड़ी के अंदर एयर पास करता है। तो उसमें शायद कुछ धूल वगैरह जम गई होगी, या वो फिल्टर ब्लॉक हो गया रहेगा, इसकी वजह से कूलिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, ऐसे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि अगर आप ऑन योर ओन इसको क्लीन कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, और अगर आप सर्विस सेंटर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम लोग आपको करके देंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये चीज़ सर्विस सेंटर जाके ही करनी चाहिए, लेकिन सर्विस सेंटर मेरे यहाँ से करीब 60 किलोमीटर्स दूर है, और बस एक फ़िल्टर क्लीन करने के लिए अगर मैं वहाँ पे जाता तो वो मेरा टाइम बर्बाद होता, बाकी कुछ नहीं था। और वैसे भी उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसी चीज़ें थी नहीं, जस्ट वो एयर फिल्टर वहाँ से निकालना था और उसको क्लीन करके वापस उसकी जगह पे प्लेस करना था। तो ये भी उन्होंने अच्छा मुझे उसके रिगार्डिंग गाइड किया और कोऑपरेट किया कि आप अपना टाइम और सारी चीज़ें बचा के आप अपने ऑन योर ओन आप उसको क्लीन कर लीजिए। तो ये भी एक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद जो एक दिक्कत मुझे इसमें फील हुई थी वो थी सस्पेंशन के रिगार्डिंग। एक्चुअली वो थी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी गाड़ी के सस्पेंशन में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहेगा, या जो भी सस्पेंशन में ट्यूनिंग वगैरह करके रखते हैं उसमें कुछ डिफेक्ट रहेगा, ऐसे मुझे लगा था। क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ इस एरिया में रोड्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और हाईवेज पे अगर जाए, हाईवे की अगर बात करें तो हाईवेज पे भी बहुत ज़्यादा सब जगह पे काम चल रहा है। तो ऐसे कच्चे रास्तों की तरह हाईवे पे भी पैच पैच बहुत जगह छोड़ दिए इन लोगों ने, तो गाड़ी चलाने में वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जब ऐसे ख़राब रास्तों पे मैं गाड़ी लेके जाता हूँ तो सस्पेंशन में मुझे फील होता था, बहुत ही ज़्यादा झटके अंदर गाड़ी में लगते थे एज़ कम्पेयर। मैंने Hyundai की भी गाड़ियाँ चला के देखी, लेकिन Hyundai के जो सस्पेंशंस है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मुझे लगे थे, और इसके थोड़े स्टिफ लग रहे थे सस्पेंशन, और ऐसी अजीब सी आवाज़ भी आती थी। मतलब जैसे गड्ढों में गाड़ी जाती तो हर एक गड्ढा फील होता था जब गाड़ी ऐसे कच्चे रास्तों पे चलती थी। तो मैंने और भी मेरे दोस्तों के पास बलिनो है, 2-3 लोगों के पास, तो उनकी भी गाड़ियां मैंने चला के देखी। लेकिन उसके बाद मुझे क्लियर हो गया कि मेरी गाड़ी में कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वगैरह सस्पेंशन में है नहीं। इसके सस्पेंशन वैसे ही ट्यून किए गए हैं, और कच्चे रास्तों पे भले ही ये थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन जब आप हाईवे पे ड्राइव करते हो तो हाईवे पे ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं गाड़ी को। और Hyundai की गाड़ियों में हाईवे पे मैंने चला के देखी है, गाड़ियों का वेट ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी Hyundai की गाड़ियों में वैसे भी मिलती है, लेकिन इसमें इसका जो कर्व वेट है वो 850-60 के अराउंड कुछ है। तो इतना कम कर्व वेट होने के बावजूद भी ये अच्छी स्टेबिलिटी हाईवे पे प्रोवाइड करती है। तो शायद मुझे, मेरा ऐसा परसेप्शन है कि उसकी उसकी वजह से, उसके उस चीज़ की वजह से इसके सस्पेंशंस वैसे ट्यून किए गए हो ताकि ओवरऑल ये अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे सके। और सिर्फ बलिनो ही नहीं, मेरे दोस्तों के पास मारुति की और भी गाड़ियां हैं, तो उनसे भी मैंने बात की थी, तो उनका भी यही ओपिनियन था कि मारुति की सारी ही गाड़ियों के सस्पेंशंस ऐसे ही है। तो बाद में फिर मैंने कुछ मेरे दोस्तों से, रिलेटिव से बात करने के बाद ये चीज़ जो है मेरे दिमाग में से पूरी तरह से निकल गई थी। तो ओवरऑल ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। गाड़ी में एज सच कुछ मेजर प्रॉब्लम्स मुझे फेस नहीं हुए, और काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस अब तक का रहा है गाड़ी के साथ में। फ्यूल इकोनॉमी मतलब माइलेज वगैरह भी अच्छा गाड़ी दे देती है, इसका इंजन का परफॉर्मेंस भी अच्छा है,
कंफर्ट लेवल तो इसका बहुत ही नेक्स्ट लेवल कंफर्ट ही आपको प्रोवाइड करती है। आप भले ही कितनी ही लंबी ड्राइव पे चले जाएं। मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, तो करीब करीब मतलब सिंगल रन मेरा 300 350 400 किलोमीटर्स का हो जाता है कभी कभी। तो 400 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद भी मुझे कहीं पे भी ऐसे फील नहीं होता है कि मैं इतना ट्रैवल करके आया हूँ। और बैक पेन वगैरह जैसी शिकायतें मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो ड्राइविंग कंफर्ट जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। और मेरे जैसे हाइटेड बंदों के लिए तो ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद काफ़ी ज़्यादा लेग रूम मिल जाता है। तो आपका जो ड्राइविंग पोस्चर है वो इस तरह से निकल के आता है कि आपको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल ड्राइव करने के लिए फील होता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर रियर सीट्स की अगर बात करें तो रियर सीट्स का जो प्लेसमेंट है, जो एंगल है, डिक्लाइन एंगल, वो थोड़ा सा मुझे मतलब टिल्ट, जो बहुत ज़्यादा टिल्ट नहीं है रियर सीट्स, तो उसकी वजह से थोड़ा ऐसे स्ट्रेट बैठना पड़ता है रियर पैसेंजर्स को रियर सीट्स पे। वो थोड़ा अगर टिल्ट होते बैक साइड में तो वो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता था। तो इस पे शायद कुछ हो सकता है अगर मारुति वाले इस पे काम करे तो ऐसा ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस है गाड़ी के रिगार्डिंग। और अगर कुछ चीज़ें रह गई हो, अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना हो कि कोई टॉपिक मेरे से रह गया हो, मैंने तो सारी चीज़ें कवर करने के लिए ट्राई किया, वैसे जो भी मुझे याद था मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। अगर कुछ रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके बारे में वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। और आपको हेल्प हो जाएगी, आपका जो कुछ भी डिसीजन है गाड़ी परचेज़ करने का, तो आपने लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। और आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी है चैनल पे, तो इसका वॉक अराउंड वीडियो और इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो रिव्यू मैंने बनाया हुआ है वो भी आप चैनल पे जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो सारी, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।